गांधी 20वीं सदी के महान दृष्टा। गांधी जी के जीवन पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगभग 15 साल में बन पाई थी। यह 100 कैमरामैन के अथक परिश्रम का परिणाम है। इस फिल्म से संबंधित सामग्री को एकत्रित करने में निर्माता को लगभग 1 लाख मील की यात्रा करनी पड़ी। दुनिया के 4 महाद्वीपों से इसके फिल्म रोल एकत्रित किए गए। इस फिल्म के कुछ अंश सालों पहले बनाए गए थे, कुछ अंश कई तरह के खतरों के बीच सुरक्षित रखे गए थे, तो कुछ अंश भारी विरोध के बीच बनाए गए थे। गांधी जी के जीवन के कुछ अंश छूट भी गए हैं, मुख्य रूप से उनका बचपन और किशोरावस्था, दक्षिण अफ्रीका में उनका जीवन, जेल में बीता लंबा समय, उनके अनशन के दिनों से संबंधित कोई फिल्म या छायाचित्र उपलब्ध नहीं हो पाए थे। फिर भी गांधी जी से संबंधित उपलब्ध फिल्मों के एक उम्दा संकलन के रूप में हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की शिक्षण संस्था अमेरिकन एकेडमी ऑफ एशियन स्टडीज इस फिल्म को प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव करती है। यह एकेडमी इस फिल्म से संबंधित चित्रों को एकत्र करने के लिए पूरी दुनिया घूमी थी। इसे इस रूप में बनाने में लेखिका श्रीमती एडिन मार्टिन ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने गांधी जी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों के आधारभूत तत्वों पर शोध किया और इस फिल्म में उन्हें अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। कोई भी फिल्म गांधी जी जैसे महान व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा को पूरी तरह से चित्रित और प्रस्तुत नहीं कर सकती। फिर भी गांधी जी के बारे में एक सिलसिलेवार जानकारी उपलब्ध कराने में एकेडमी का लक्ष्य पूरा हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। एकेडमी का उद्देश्य पूरब और पश्चिम को जोड़ना है। एकेडमी की इच्छा है कि पूरब और पश्चिम के बीच परस्पर सम्मानजनक संबंध विकसित हों। इन संबंधों से विश्व में आध्यात्मिक एकता और शांति की स्थापना में मदद मिलेगी। विश्व शांति और एकता के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा झुका दिया गया। सन 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की एक हत्यारे ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इकट्ठे हुए। महात्मा गांधी वे किसी देश के राजा नहीं थे, किसी फौज के सेनापति नहीं थे, किसी देश के शासक या उच्च पदाधिकारी भी नहीं थे। फिर भी 20वीं सदी के वे एक महान शक्तिशाली व्यक्ति थे। It is fitting that we who sit here charged with the grave responsibility of maintaining peace among nations should pay tribute to this great Indian leader who over the years has done so much to bring home to his fellow countrymen the moral and spiritual lessons which are essential for the achievement of world peace and brotherhood. For China, Dr. Xiang. In recent decades, no other man typified the wisdom and the nobility of the old continent so well as Mahatma Gandhi. Viva Tournelle for France. Gandhi, he said, Gandhi was the man who brought the principles of nonviolence into the political world. For Pakistan, Sir Mohammad Zafrullah Khan. His tragic death constitutes as grievous a loss to Pakistan as it is to India. Philip Noel Baker for the United Kingdom. We
was the man who said that faith transcends reason, that God has his footstool where live the poorest and the loneliest and the lost. But our conviction that Gandhi has not lived and has not died in vain. And finally, for India itself, Mr. Gopalaswamy Iyengar. Our hearts are filled with an unspeakable grief. A great tragedy has overtaken us, the greatest perhaps in Indian history in recent years. As a matter of fact, we have lost our biggest man. If I may venture to say so, the world has lost its tallest man, judged by all moderners. And so the nations bowed their heads before the memory of all that had been and was represented by Mahatma Gandhi. And Lead Kindly Light, Gandhi's favorite hymn, was sung. And all over the hundreds of millions wept because he was gone. गांधी जी की मृत्यु की खबर सुनकर दुनिया भर में हजारों लाखों लोग बिलख पड़े। दुबला पतला शरीर, 5 फुट 5 इंच की लंबाई, कभी कभी 45 किलो से भी कम हो जाने वाला वजन, उनकी भौतिक संपत्ति इतनी ही थी। कमर में सिर्फ एक सीधी सादी खादी की धोती, 2 जोड़ी चप्पलें, 1 घड़ी, 1 जपमाला, 1 थूकदान, 1 डायरी और दाढ़ी बनाने का उस्तरा, बस। Nobody will say in English, our proceedings become protracted, and it is a tremendous task, a tremendous test upon your poor speaker to have to do justice to 2 languages and reproduce the same sentiments. You can easily understand that it can become even artificial. A man can pour out his soul only once. He can't reproduce the same thing twice. If he does, then it becomes a feat of memory, but not a thing coming out of the deepest recesses of his soul. सीधी सादी सरल भाषा में बोलने वाला, साधारण रंग रूप, सरल भाषा, न धन का सहारा न शस्त्रों का बल, उनके पास क्या शक्ति थी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत के गुजरात प्रदेश के पोरबंदर में सन 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। जैसे कई नदियां मिलकर सागर बनाती हैं, वैसे ही कई परिस्थितियां मिलकर एक महान आत्मा को जन्म देती हैं। एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर, एक विशेष सांस्कृतिक परिवेश में गांधी जी का जन्म हुआ। यही वह घर है जहां गांधी जी पैदा हुए और बड़े हुए। सन 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहां के प्रवासी भारतीयों के कष्टों को दूर करने में सहज ही लग गए। सन 1912 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका आए। इन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। गोखले ने इस बैरिस्टर की उस आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना जो साधारण मनुष्य को भी महान बना देती है। उन्होंने भविष्यवाणी की, यही भारत के भावी नेता हैं। उन्होंने सत्याग्रह की शक्ति को भी समझा, जिसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और उसके अत्याचारों के विरोध में सफलतापूर्वक प्रयुक्त कर रहे थे। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। कई लोग गांधी जी के अहिंसात्मक प्रयोगों से प्रभावित हुए।
अपनी भारत यात्रा से गांधी जी समझ गए कि भारत भर में एक प्रकार की अशांति फैली है। ये मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन 1916 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिले। गांधी जी उद्योग नगरी अहमदाबाद की साबरमती नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। इन सीधे साधे आश्रमवासी के अंदर सत्य का प्रकाश भरा था। हजारों लोग यहाँ उनके अहिंसात्मक प्रयोगों को देखने के लिए आते थे। अनेक लोग उनके अहिंसात्मक जीवन के प्रयोगों में शामिल हुए। पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर फौज की एक टुकड़ी के साथ आया और उन्हें घेरकर गोलियां चलवाईं। इससे भारतवासियों को अंग्रेज सरकार ने गहरी चोट पहुंचा दी। ये ही हैं गांधी जी के परम मित्र एवं भारत के श्रेष्ठ कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। 1 अगस्त सन 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। लोग उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़े। लाखों लोगों ने उन ओजस्वी अटल देशभक्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। सन 1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर साल भारत के विभिन्न भागों में अधिवेशन चलाया। 52वां कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशनों में लोग देश के कोने कोने से आते थे। तिरपनवा अधिवेशन 53 हाथी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय समिति में 350 सदस्य होते थे। देश के हर भाग के प्रतिनिधि समिति में होते थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में 50 सदस्य थे। गांधी जी के साथ मिलकर काम करने वाले कई नेता थे। उनमें से एक थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री। ये बड़े रईस थे। बड़ी हवेली आनंद भवन में रहते थे। ये है अब्दुल गफ्फार खान, लड़ाकू स्वभाव के पठानों को अहिंसा के मार्ग पर लाने वाले महान नेता। ये है श्री राजगोपालाचारी, भारत कोकिला कवित्री श्रीमती सरोजनी नायडू, अनन्य देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके साथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष, बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के साथ चलने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। गांधी जी इन सबके नेता थे। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा एक महान शक्ति है, उसके अपने नियम कानून हैं, उनके पालन में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। देश भर में खादी का प्रचार हुआ। हमारे यहाँ भरपूर कपास पैदा होती है, क्यों इसे इंग्लैंड भेजकर वहां से बनकर आया कपड़ा खरीदे, जबकि यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हैं।
वे चरखा चलाकर खुद क्यों ना कपड़ा बनाएं। चरखा होम रूल का प्रतीक है। सन 1922 में गांधी जी ने जेल में आत्मकथा लिखी सत्य के प्रयोग। गांधी जी का एक मुख्य कार्यक्रम नारी मुक्ति का था। स्त्रियों ने भारत के सभी भागों में सामाजिक कार्यों और आंदोलनों में भाग लिया। गांधी जी ने कहा था कि स्त्री पुरुषों को एक दूसरे का मार्गदर्शन करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को निडर होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी देश की राजनीति सफल होगी। कांग्रेस के अधिवेशनों में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जुलूस निकाले। गांधी जी की अहिंसा को देश की स्त्रियों ने सहज ही आत्मसात कर लिया। कांग्रेस के अधिवेशनों को सफल बनाने में स्त्रियों ने सक्रिय भाग लिया और अनेक जिम्मेदारियां निभाई। गांधी जी के पीछे अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। गांधी जी भारतीय परंपरा के अनुसार हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आते हैं। कांग्रेस के चेन्नई अधिवेशन में अहिंसा पर चर्चा चली। यह स्वीकार किया गया कि अहिंसा अनिवार्य है, यद्यपि थोड़ा कष्ट साध्य है। सन 1928 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भी अहिंसा पर चर्चा चली। उसमें अहिंसा के पक्षधरों को कुछ सफलता और कुछ असफलता भी मिली। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की बढ़ती जिम्मेदारियों पर बोले और यह निर्णय लिया गया कि सन 1929 तक भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा जाए। न मिलने पर उसके बाद पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष किया जाए। सन 1929 तक डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। सन 1929 में 31 दिसंबर की रात 12 बजे कांग्रेस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि पूर्ण स्वराज्य ही कांग्रेस का लक्ष्य है। गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक अहिंसक संग्राम के लिए कमर कस ली। सन 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के अन्यायपूर्ण शासन का विवरण देकर उसके प्रति अपना विरोध प्रकट किया। गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी, मुझे सिर्फ पत्थर मिला। अपने समुद्र के पानी और सूर्य भगवान की कृपा से बनने वाले नमक पर भी भारतीयों का अधिकार नहीं था। सरकार कहती थी कि नमक सिर्फ वही बना सकती है। नमक पर कर लगता था और उसी नमक को लोग खरीद सकते थे। गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब वे अरब सागर के दांडी नामक तट पर नमक कानून को भंग करते हुए खुद नमक बनाएंगे। अपार उत्साह के साथ गांधी जी की सत्याग्रही सेना निकल पड़ी। गांवों की धूल भरी सड़कों पर यह सेना प्रतिदिन 12 मील चलते हुए दांडी समुद्र तट की ओर बढ़ने लगी। सत्याग्रहियों के हाथों में संगीत वाद्यों के अलावा कुछ नहीं था। पूरे भारत से लोग इकट्ठा हुए। सत्यमेव जयते का नारा हर कहीं गूंज उठा। महिलाएं सत्याग्रहियों के माथे पर विजय तिलक लगाती थीं। रात में सत्याग्रही सेना गांव में ठहरती थी और सवेरे फिर यात्रा शुरू हो जाती थी। गांधी जी में अपार उत्साह था। हर कहीं उत्साह उमड़ रहा था। गांव-गांव से लोगों का आना जारी था। गांधी जी पेड़ों की छाया तले उनके साथ बैठकर
आत्मीयता के साथ उनसे बातें करते थे। गांधी जी मानते थे कि हर किसी में एक पवित्र शक्ति विद्यमान है। इस दांडी यात्रा की विजय निश्चित थी, क्योंकि यह सत्य की शक्ति का प्रकटीकरण था। सत्य की विजय और असत्य की पराजय सुनिश्चित है। अन्यायपूर्ण शासन भी एक असत्य है। सरकार यह कहती है कि नमक वही तैयार करेगी। यह एक प्राकृतिक देन, नमक पर कर लगाती है। यह अन्याय है, यह असत्य है, इसे दूर करना चाहिए। लेकिन इस अन्याय को करने वाले अंग्रेजों से प्रेम करना चाहिए, उनके गलत काम का ही विरोध करना चाहिए। कांग्रेस के कई नेता गांधी जी की इस दांडी यात्रा में शामिल हुए। श्रीमती सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल हुईं। हर गांव में लोगों ने यात्रा को रोककर सत्याग्रहियों का सम्मान किया। गांधी जी ने हर गांव में लोगों से बातचीत की। यह एक महान अहिंसात्मक प्रयोग हो रहा था। पूरी दुनिया इस प्रयोग को गौर से देख रही थी। यात्री दल के सदस्य पूरी तरह से अनुशासित थे। सब में विश्वास था कि मार्ग सही है, इसलिए मंजिल हासिल होनी ही है। सरकार से सभी प्रकार की बातचीत, निवेदन विफल हो जाने पर अंत में कानून भंग का यह रास्ता अपनाया गया था। यह अंतिम निर्णय था। सत्याग्रहियों को यह कहने का अधिकार था कि सरकार गलत है। वे अहिंसात्मक विरोध प्रकट कर रहे थे। यात्रा जारी थी। अंग्रेजों को पीड़ा पहुंचाने के लिए अगर हम एक उंगली भी उठाते हैं तो इस यात्रा का हमारा उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। अहिंसा ही सत्य की शक्ति को प्रकट कर सकती है। यह अमेरिका या बर्तानिया या फ्रांस की तरह की क्रांति नहीं थी। यह शांतिमय क्रांति थी, अहिंसात्मक क्रांति थी। पाँच अप्रैल को यात्रा समुद्र तट पर पहुंची। गांधी जी शांत थे। समुद्र स्नान किया और शांत भाव से एक मुट्ठी नमक हाथ में लिया। सरकार का नमक कानून अब टूट गया। महिलाएं घड़ों में समुद्र का खारा पानी भर लाईं। जगह जगह चूल्हे जलाकर खारे पानी को उबालकर नमक बनाया जाने लगा। जगह जगह नमक की ढेरें लग गईं। यही नमक लोगों को वितरित किया गया। पुलिस ने उन्हें ऐसा नमक बनाने से रोकने की खूब कोशिश की। सत्याग्रहियों ने धरसाड़ा नामक गोदाम पर घेरा डाला। नमक गोदाम कटीली तारों के घेरे में था। सत्याग्रहियों ने गोदाम में प्रवेश करने का निर्णय किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। सत्याग्रहियों में से किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। मार खाकर गिरने पर भी लोग कतारों में एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे। मारने वालों के प्रति भी प्रेम, उनकी भलाई करने का भाव, कितना पवित्र और रोमांचकारी दृश्य था ये। रात 12:45 पर जब गांधी जी अपनी इस कुटिया में सो रहे थे, उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके अन्य साथी तथा सरोजनी नायडू भी गिरफ्तार कर लिए गए। सत्याग्रह को दबाने के लिए पुलिस का दमन चक्र चल पड़ा, लेकिन लोगों ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। शांति में दृढ़ता बनाए रखी। जवाहरलाल नेहरू भी बंदी बना लिए गए। सत्याग्रह फिर भी शांति से चलता रहा।
राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू आदि भी बंदी बनाए गए। सत्याग्रह दबने के बजाय और तेज हो गया। पूरी बंबई नगरी असहयोग पर उतर आई। हजारों की संख्या में लोग जेल गए। क्या किसान, अध्यापक, छात्र, स्त्री और क्या पुरुष। ऐसे सत्याग्रहियों से जेलें भर गईं। उस साल दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया। सभी नेता जेल में जो थे। लाचार होकर सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाकर स्थिति से निपटने का निर्णय लिया। 25 जनवरी सन 1931 को वायसराय इरविन ने सभी नेताओं को रिहा करने की घोषणा की। गांधी जी भी रिहा हुए। लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सड़कों पर उतरकर लोग खुशियां मनाने लगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य रिहा हुए। गांधी जी वायसराय से मिले। गांधी जी को वायसराय ने चाय पिलाई। गांधी जी ने उसमें एक चुटकी नमक डाला और कहा कि यह चाय मुझे बोस्टन चाय पार्टी की याद दिलाती है। सत्य की जीत, सत्याग्रह की जीत। समुद्र तटवासियों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। गांधी जी का अहिंसात्मक जन आंदोलन का ये प्रयोग सफल हुआ। गांधी जी सरकार के प्रस्ताव के बारे में आम सभा में बोले। नेहरू भी उनके साथ मंच पर उपस्थित थे। सरकार ने सभी आपातकालीन कानून वापस लिए। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। यह एक सच्ची विजय थी। जगह जगह लोगों ने गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार किया। गांधी जी ने भारत के आत्मसम्मान को पुनः स्थापित किया। इस अहिंसात्मक आंदोलन में कई शहीद हुए। मोतीलाल नेहरू भी उनमें से एक थे। जेल से रिहा होने के बाद 6 फरवरी को उनका देहांत हो गया। कराची में संपन्न हुए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि चुने गए। उन्हें लंदन में होने वाली दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। पूरब का ये भारतीय नेता फिर एक बार पश्चिम जाने के लिए तैयार हुआ। 29 अगस्त को वे बंबई से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। यूरोप के देशों के प्रति उनकी सद्भावना थी। अमेरिका के मित्रों ने पूछा कि उनके देश के लिए उनका संदेश क्या है। गांधी जी ने जवाब दिया, उन्हें मेरा प्यार दीजिए। जहाज में गांधी जी हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या में उत्साह के साथ लगे रहते थे। अपने सारे काम खुद कर लेते थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। खुद वे बच्चों की तरह सरल थे। बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंसते थे। गांधी जी और उनके साथी लंदन पहुंचे। गांधी जी खादी के सफेद वस्त्रों में थे। हंसी मजाक खूब करते थे। गांधी जी की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर खुफिया पुलिस खड़ी रहती थी। गांधी जी उन्हें अपना परिवार बताते थे। गांधी जी की टोली में उनके बेटे देवदास गांधी, मीरा बहन, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि थे। लंदन में भी गांधी जी की कमर में धोती, तन पर एक चादर, बस इतने ही कपड़े हुआ करते थे। संवाददाताओं से उन्होंने कहा, भारत के गरीब इससे अधिक कपड़े नहीं पहन सकते। आप लोग तो एक साथ 4-4 लिबास पहनते हैं। इंग्लैंड में दर्शकों की बाढ़ सी आ गई। गांधी जी लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे। यहाँ गरीब बड़ी संख्या में बसे हुए थे। गांधी जी ने कहा, अपने देश से भी अधिक अपने सह मनुष्यों से प्रेम करने में हमें गौरव महसूस करना चाहिए। प्रसिद्ध नाटककार और लेखक बर्नार्ड शॉ उनसे मिलने आए और कहा कि आप बड़े महात्मा हैं, मैं छोटा महात्मा हूँ। गांधी जी ने लैंकशायर का दौरा किया। डर था कि कहीं गांधी जी पर यहाँ कोई हमला न कर बैठे, क्योंकि गांधी जी के खादी आंदोलन से इस इलाके के लोग ज्यादा ही बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। उनके कारखाने बंद हो गए थे। वहाँ के मजदूरों ने हमला करने के बजाय बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया।
62 वर्ष के गांधी जी उस इलाके में एक युवक की तरह पैदल घूमे और ना जाने कितने लोगों से वे मिलते जुलते रहे। लोग कई कई घंटे इंतजार करके भी गांधी जी से मिलते थे। वे कहते थे, गांधी जी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कुल 112 प्रतिनिधि थे। 23 लोग बरतानिया सरकार की ओर से थे। 23 लोग देश की विभिन्न रियासतों के और राजघरानों के थे। 64 लोग वायसराय द्वारा मनोनीत थे। सामान्य जनता के प्रतिनिधि गांधी जी समेत सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। गांधी जी ने देखा कि सम्मेलन में सब अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और सर्वजन हिताय के बजाय यहाँ तो अलगाव को ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। दलित वर्ग के लिए अलग प्रतिनिधित्व की चर्चा भी आई। अंग्रेजों और मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व की बात भी चली। गांधी जी एकता पर जोर देते रहे। वे अखंडित भारत चाहते थे। पुरानी दुश्मनियों को लेकर खंडों में विभक्त देश उन्हें स्वीकार्य नहीं था। बरतानिया साम्राज्य में भारत संबंधी विषयों के सचिव श्री सैमुअल गांधी जी से मिले। वे बड़े नेक और दो टूक बोलने वाले इंसान थे। गोलमेज सम्मेलन के निर्णयों से गांधी जी सहमत नहीं हुए। उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया। भारत लौटते समय वे पेरिस गए। वहां लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। द्वेष और हिंसा से सत्य और प्रेम महान है, ऐसा कहने वाले इस आदमी को देखने की प्रबल इच्छा थी उनमें। अमेरिका, जर्मनी, फिलिस्तीन, मिस्र, हंगरी, डेनमार्क आदि देशों से गांधी जी को निमंत्रण मिले, लेकिन वे उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। वे स्विट्जरलैंड गए। स्विट्जरलैंड में वे प्रसिद्ध लेखक रोमा रोला के घर ठहरे। रोमा रोला यूरोप में गांधी जी के बारे में लिखने वाले श्रेष्ठ लेखक थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी बच्चों की तरह सरल हैं। वे निष्कपट नेक इंसान हैं। वे अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार करते हैं। वे गलत कामों से कभी समझौता नहीं करते। वे ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं। मानव जाति की उन्नति के लिए उन्होंने जन्म लिया है। जिनेवा में उन्होंने कहा, आज तक मैं कहा करता था कि ईश्वर सत्य है। आज से मैं विश्वास करता हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी इटली गए। वह देश मुसोलिनी की तानाशाही के नीचे दबा था, लेकिन वहां के लोग भी हिंसा से सत्य और प्रेम शक्तिशाली है कहने वाले इस व्यक्ति के दर्शन के लिए एकत्र हुए। गांधी जी के स्नेह, प्यार, बातों को समझ लेने की उनकी सरलता, सहज हंसी मजाक ने भी उनका मन मोह लिया था। नए वायसराय विलिंगटन ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाने और उनकी संस्थाओं और उनकी संपत्तियों व खातों को जब्त करने के आदेश दिए। उन पर कई तरह के मुकदमे बनाए गए। 28 दिसंबर को गांधी जी के स्वागत में लोग बंबई बंदरगाह पर एकत्रित थे। श्रीमती कमला नेहरू और कस्तूरबा भी आई थीं। कमला जी को अपने पति नेहरू के बंदी बनाए जाने के बारे में बात करनी थी। कस्तूरबा तो सदा ही गांधी जी के साथ रहती थी। कस्तूरबा का विवाह 13 साल की उम्र में गांधी जी से हुआ था। गांधी जी और कस्तूरबा एक दूसरे में मानो समाहित से हो गए थे। लोग कस्तूरबा को बा और गांधी जी को बापू कहने लगे थे। गांधी जी के स्वागत के लिए कांग्रेस के नेता भी आए। सबने गांधी जी का स्वागत बड़े उत्साह से किया। बापू घर पहुंचे। हर जगह उन्हें मालाएं पहनाई गईं। हर जगह हर्षोल्लास छाया था। लोग सड़कों के दोनों ओर छतों पर गांधी जी के दर्शन के लिए खड़े थे।
लड़कियां बच्चों को गोद में लिए खड़ी थीं। गांधी जी उनकी आवाज थे। गांधी जी का दर्शन होने पर गांधी जी की जय का नारा गूंज उठता था। गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन मैंने देश के आत्मगौरव को बनाए रखा। अन्यायपूर्ण कानूनों से मुक्ति पाने के लिए हमें अहिंसात्मक संघर्ष करना होगा। बुराई रूपी रोग को अपने अंदर से दूर करना होगा। भारत ने विश्व के लोगों से अपील की कि वे उनके आंदोलन का समर्थन करें। गांधी जी ने गोलमेज अधिवेशन के संबंध में एक वक्तव्य भी दिया। नए वायसराय विलिंगटन से गांधी जी की भेंट के लिए पत्र लेकर गांधी जी के सचिव गए। 31 दिसंबर को फिर से सत्याग्रह शुरू करने का दायित्व गांधी जी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा दिया गया, लेकिन 4 जनवरी को गांधी जी बंदी बना लिए गए। हरिजनों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का मामला चरम सीमा पर पहुंच गया। गांधी जी ने कहा कि यह मामला भारत में भाईचारा और मानव जाति की उदात्त भावना से संबंधित है। गांधी जी हरिजन बस्ती में रहने लगे। ये हरिजन कौन है? सैकड़ों साल से अछूत माने गए और अलग रखे गए हमारे भाई ही थे। गांधी जी ने उन्हें हरिजन यानी हरि के जन का नाम दिया। अंग्रेज सरकार ने इन्हें अलगाववादी मताधिकार देने का निर्णय लिया था। गांधी जी उसके खिलाफ अनशन पर बैठ गए। गांधी जी का अनशन 6ठे दिन भी जारी रहा। विट्ठल भाई पटेल ने गांधी जी के अनशन के बारे में लोगों को समझाया। A word regarding the recent past by Mahatma Gandhi. It has been made to appear by the British press and the British public man that Mahatma Gandhi is opposed to the political representation of the untouchable. Nothing is further from the truth. As a matter of fact, Mahatma Gandhi is prepared to give more representation to the depressed classes than what the award is. He objects to the method by which that representation is proposed to be secured by the award. हजारों सालों से हरिजनों के लिए बंद मंदिर फिर से खोल दिए गए। देश भर में ये अद्भुत परिवर्तन शांति से संपन्न हुआ। गांधी जी ने 7 नवंबर सन 1933 से अगले 7 महीने तक देशव्यापी दौरा किया और हरिजनों के प्रति सवर्ण जाति के लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की। हरिजनों की सेवा के लिए लोगों से दान मांगकर कोष इकट्ठा किया। वे कानून से ज्यादा हृदय परिवर्तन को महत्व देते थे। वे हरिजनों के यहाँ ठहरते थे, उनके साथ खाते पीते थे। गांधी जी प्रत्यक्ष सेवा कार्यों में लगे। वे लोगों को सत्य की खोज अपने अपने तरीकों से करने के लिए प्रेरित करते थे। वे राजनीति से हटकर सामाजिक एकता और समरसता के लिए काम करने लगे। देश में 7 लाख गांव हैं। भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। गांव से गरीबी और अज्ञान को हटाने में गांधी जी जुट गए। इसके लिए उन्होंने 18 तरह के रचनात्मक कार्यों की योजना बनाई। गांधी जी देश के बीचों बीच वर्धा के पास सेवाग्राम नामक एक गांव में आश्रम बनाकर रहने लगे। कांग्रेस के नेता उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। उनके ग्राम्य जीवन ने
वहां सभी धर्मों के लोग आते थे। यह आश्रम वर्धा रेलवे स्टेशन के समीप है। वहां आने वाले सभी लोग उनकी कुटिया में बैठकर उनसे चर्चा करते थे। गांधी जी के सचिव विश्व भर में गांधी जी के पत्र वहीं से लिखते और भेजते थे। इस आश्रम को केंद्र बिंदु बनाकर गांधी जी ने कई प्रयोग किए। भारतीय लोगों के खानपान के स्तर को ऊपर उठाने के प्रयोग, एक महाविद्यालय के अस्पताल की ओर बयान और तत्संबंधी प्रयोग, 7 लाख गांव में बिजली की शक्ति के बिना पानी की सिंचाई के प्रयोग, किसानों के साथ खेतों में चलकर कृषि के नए प्रयोग, ताड़ के नीरा से गुड़ तैयार कराने के प्रयोग, गन्ने से शर्करा बनाने के प्रयोग। गांधी जी ने कहा, खुद उत्पादन करने से आत्मसम्मान बढ़ता है। जो खुद तैयार कर सके करें, जिसका उत्पादन करे उसका उपभोग भी करे। मशीनें अगर मनुष्य की सहायता करें तो ठीक है, लेकिन वे मनुष्य का शोषण न कर सकें। हाथ से कागज तैयार कर सकते हैं, गांधी जी हर चीज में रुचि ले रहे थे। सब सत्य के खोज के ही अंग थे। लंदन में जिस किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे, वहां की अंग्रेज महिला मूरियल लेस्टर यहां हाथ की चक्की से आटा पीसती थी। गांधी जी का कहना था कि यदि गांव अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित नहीं करते तो उनकी स्वतंत्रता बरकरार नहीं रह पाएगी। वे पश्चिमोत्तर सीमा तक गए। वह क्षेत्र लड़ाकू स्वभाव के माने गए पठानों का है। सीमा प्रांत के गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान उन लड़ाकू पठानों को अहिंसा के मार्ग पर ले आए। गांधी जी पंजाब के सिखों से मिले और उनके गुरुद्वारे में मत्था टेका। सीमा प्रांत के अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के अनन्य अनुयायी थे। हर जगह घरों में काते गए धागों से बने खादी के कपड़े गांधी जी को भेंट किए गए। आज भी सूत कातना गांव में एक प्रमुख उद्योग है। वह सत्याग्रह का प्रतीक था, साथ ही ध्यान साधना का एक माध्यम भी था। वे कहते थे, हमारे 7 लाख गांव हैं, हमारे किसान करीब 6 महीने खाली बैठे रहते हैं, उनके हाथों को काम चाहिए। सूत वे पहले भी काटते थे, अब फिर से काटना शुरू करना आवश्यक है।
எண்ணங்கள் மிகுந்ததென்று ஆடுராட்டே 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 சுழன்று சுழன்று சுழன்றாடுராட்டே is simple and obvious. We have nearly 700,000 villages. A large number of these villages are living in a condition of semi-starvation, and they do so because they have no employment for nearly 6 months in the year, that is during off-season. That being the case, it is necessary to find some supplementary occupation for them. It is obvious that we must therefore give them an occupation to which they have been used. Such occupation is hand spinning. ஆடுராட்டே சுழன்றாடுராட்டே ஆடுராட்டே சுழன்றாடுராட்டே சுழன்று சுழன்று சுழன்றாடுராட்டே இனி சுயராஜ்யம் வந்ததென்று ஆடுராட்டே आश्रम में बच्चे भी रहते थे। उनके साथ खेलने के लिए गांधी जी थोड़ा समय निकाल ही लेते थे। बच्चों की शिक्षा पर वे विशेष ध्यान देते थे। बच्चे भी सूत काट सकते हैं और इसके द्वारा उनमें हम अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। बच्चों को चाहिए कि सत्य और प्रेम के नियमों का अनुपालन करें। सच्ची शिक्षा वही हो सकती है जो हाथ और मस्तिष्क दोनों की दक्षता को बढ़ा सके और बुद्धि, शरीर, पंचेंद्रिय तीनों को सुसंस्कृत कर सके। सही शिक्षा से बुद्धि तथा सृजनशीलता दोनों का विकास होना चाहिए। गांधी जी स्थानीय स्काउट शिविरों में जाकर सेवा की प्रेरणा देते थे। नई शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के नए विद्यालय खोले गए। रचनात्मक कार्यों के द्वारा सच्चे स्वराज की ओर भारत आगे बढ़े, इसके प्रयास हुए। एक समय वह भी आया जब कांग्रेस के सामने फिर से हिंसा की चुनौती खड़ी हो गई, विश्वव्यापी हिंसा की। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को फिर रचनात्मक कार्यों से राजनीति की ओर मुड़ना पड़ा। इस बीच कांग्रेस के नेता बर्तानिया साम्राज्य के अंतर्गत ही हुए चुनाव में भाग लेकर जीत गए। अंतरिम सरकारें बनी। चेन्नई प्रांत में श्री राजगोपालाचारी, बंबई प्रांत में श्री खेर, संयुक्त प्रांत में श्री गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रांत में श्री शुक्ल, बिहार में श्री सिन्हा और सीमांत प्रांत में श्री खान साहब मुख्यमंत्री बने। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला मंत्री बनी। सन 1938 में कांग्रेस में विचार मंथन शुरू हुआ। इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध से आतंकित था। भारत इस अवसर पर क्या करे, यह कांग्रेस की चिंता का विषय था। गांधी जी ने पुनः साधन शुद्धि पर जोर दिया। स्वराज्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए साधन शुद्ध होने चाहिए, यह उनका अटल विश्वास था। 2 मार्च को वे कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं ले सके क्योंकि किसी अन्य समस्या के समाधान के लिए वे अनशन कर रहे थे। The charges of Mahatma Gandhi against the Khatusa
all the political prisoners in Rajkot have been released, and the original settlement right there between the Thakur Sahab and Sardar Vallabhbhai Patel will be given effect to. In case any future disputes that might arise. कांग्रेस में मतभेद उभर कर आए। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि यद्यपि हमारा संघर्ष अहिंसात्मक है, लेकिन हमें एक सेना की जरूरत है आजादी हासिल करने के लिए। Our struggle is no doubt a non-violent struggle. But even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. कांग्रेस ने भारत पर युद्ध थोपे जाने का विरोध किया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि युद्ध में इंग्लैंड हारे या अपमानित हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को युद्ध से दूर रहने की सलाह दी। उनका कहना था कि हिंसा का प्रतिरोध अहिंसा से होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। हिंसा को ही बढ़ावा देती है। रामगढ़ में कांग्रेस के नेता एकत्रित हुए। नेहरू जी और गांधी जी ने आपस में विचार विमर्श किया। अबुल कलाम आजाद और पटेल भी साथ थे। नेहरू जी ने कहा, But the outstanding problem is the problem of how to pull together to meet the great trials and menaces that face us. The clock of destiny is ticking away, and war and danger hover over the world. We shall have to face their consequences also, and we can only face them by forgetting our petty troubles and conflicts and pulling all together, so that we might, by our united strength, make India independent. सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष के रास्ते पर चलने वालों के लिए अहिंसा का मार्ग कठिन होगा। उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात INA हिंसा का ही मार्ग अपनाएगी और देश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी। अगर INA ने जापानियों और नाजियों के इरादों को नहीं समझा तो वह उनका शिकार बन जाएगी। 22 मार्च 1942 को इंग्लैंड ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत भेजा। 73 साल के गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ बैठक में पधारे। गांधी जी ने एक ही बैठक में भाग लिया। क्रिप्स ने कुछ वायदे किए, युद्ध के बाद सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी ऐसा आश्वासन भी दिया। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का अगली तारीख का चेक कहा और वापस चले आए। मुस्लिम लीग जोर पकड़ रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना उसके नेता बन चुके थे। जिन्ना, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बैठक में भाग लिया। बाहर लोगों की भीड़ आगे की कार्यवाही को जानने के लिए एकत्रित थी। गांधी जी ने कहा, अब अंग्रेजों से यही कहना है कि भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन देश भर में फैल गया। अंग्रेजों ने आंसू गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिशें की। गांधी जी भी पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद किए गए। महादेव देसाई 24 साल गांधी जी के संस्कार हुआ, वहीं उनकी समाधि बनाई गई। 22 फरवरी 1944 को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी
वहीं आगा खां महल में नजरबंदी की हालत में चल बसी। 62 साल तक गांधी जी और कस्तूरबा साथ रहे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कस्तूरबा ने अपना बलिदान दिया और उनकी आत्मा गांधी जी में समाहित हो गई। गांधी जी के परम मित्र श्री रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी बीच चल बसे। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा, पूरब और पश्चिम आजाद भारत में एक दूसरे से मिलेंगे, देश रंग आदि भेद मिट जाएंगे और एक नया इतिहास बनना शुरू होगा। 6 मई 1944 को गांधी जी बिना शर्त रिहा हुए। वही उनका अंतिम कारावास था। उन्होंने अपने जीवन में 2388 दिन जेल में बिताए। उन्हें रिहा होते देखने के लिए भीड़ उमड़ कर आई। रिहा होने के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए गांधी जी मुंबई के समुद्र किनारे जुहू स्थान पर कुछ दिन ठहरे। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। इस परिस्थिति में भी गांधी जी की सत्य की खोज जारी थी। वे जिन्ना से मिलने गए। अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएंगे जैसी बात थी। जिन्ना देश विभाजन की ओर बढ़ रहे थे। गांधी जी ने एकता की शक्ति और बिखराव की कमजोरी दोनों बिंदुओं पर उनसे विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इंग्लैंड ने नया प्रतिनिधि मंडल भेजा। उसमें लॉर्ड अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा भारत संबंधी विषयों को देखने वाले सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आदि थे। इन लोगों ने देश के कई हिस्सों का दौरा किया। गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना आदि कई नेता वायसराय भवन में इस प्रतिनिधि मंडल से मिलने गए। वायसराय भवन के बाहर पूरा देश इंतजार कर रहा था। आजादी मिलेगी या वह एक सपना ही बनकर रह जाएगी, यह सवाल सबके सामने उठ खड़ा हुआ था। अबुल कलाम आजाद और नेहरू जी ने बैठक में भाग लिया। वायसराय थे लॉर्ड वॉवेल। कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तब देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। वहीं आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शिमला बुलाए गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्रिप्स, पटेल और मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना, नेहरू विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए। सन 1946 की मई में कैबिनेट मिशन ने भारत से बरतानिया हुकूमत को वापस लेने के लिए एक प्रारूप प्रस्तुत किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रारूप को स्वीकार नहीं किया। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतंत्र संविधान सभा के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। गांधी जी बैठे बैठे सूत काट रहे थे। उन्हें अंग्रेजों पर विश्वास था। सत्याग्रही अपने विपक्षी पर भी विश्वास रखता है। कांग्रेस के नेता बरतानिया साम्राज्य के अंदर ही अंतरिम सरकार बनाने के लिए राजी हुए। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वॉवेल ने जवाहरलाल नेहरू को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू जी ने उसे स्वीकार किया और देश के प्रमुख के रूप में उन्होंने सीमावर्ती सेना का निरीक्षण भी किया। गांधी जी ने भारत के जवाहर को बधाई दी। मुस्लिम लीग देश के विभाजन पर तुला हुआ था। हिंसा भड़क उठी थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की हत्या करने लगे थे। दुखी गांधी ने
रेल के तीसरे दर्जे में जगह जगह यात्रा की। किसी भी धर्म का कोई हिंदू या मुसलमान उन पर हमला कर सकता था। गांधी जी ने कहा, मैं मुसलमानों के मित्र के रूप में उनके पास जा रहा हूं, वे मेरे साथ जो चाहें करें। गांधी जी का विश्वास था कि मानव मूल रूप में बुरा नहीं होता, हिंसा क्षणिक भाव है, स्थायी भाव नहीं है। उन्होंने नोआखली की यात्रा की, जहां 80% मुस्लिम रहते थे। वे नंगे पैर गांव-गांव जाते और मुसलमानों के यहां ठहरते थे। गांधी जी 77 साल की उम्र में भी शांति के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। बिहार में जहां 80% लोग हिंदू थे, वहां गांधी जी ने यात्रा की। सुबह 4 बजे उठकर हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में 4 मील घूमते थे। साथ में थे उनके अब्दुल गफ्फार खान। हर जगह हिंसा और नफरत की आग भड़क रही थी। फिर भी गांधी जी यात्रा कर रहे थे। वे कहते थे कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, ईसाई हूं और फारसी हूं। वे प्रार्थना सभाओं में सभी धर्म ग्रंथों के मूल अंशों का पाठ कराते थे। उन्होंने लोगों से दृढ़ता से कहा, हिंसा करनी हो तो पहले मुझे मारो। इस बीच इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एडली से वार्तालाप के लिए नेहरू और जिन्ना इंग्लैंड गए। जिन्ना मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान चाहते थे। नेहरू जी लंदन से भारत लौटे। उन्होंने कहा कि मैं देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा आयोजित हुई। भारत का संविधान बना। उस पर नेहरू जी, दर्शन शास्त्री डॉक्टर राधाकृष्ण आदि महान लोगों ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान इस तरह प्रारंभ होता है कि हम भारतीय नागरिक इस संविधान द्वारा निर्णय लेते हैं कि स्वतंत्र भारत को सत्ता सौंपने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आए, साथ में उनकी पत्नी भी आई। भारत को आजादी मिली। दिल्ली में लाल किले के सामने अपार भीड़ उमड़ी। लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराने के उत्सव में वे भी शामिल थे जो कल तक देश के शासक थे। क्या अद्भुत नजारा था। गांधी जी की अहिंसक लड़ाई की विजय का ये महान दिन था। मनुष्य की आत्मशक्ति परम शक्तिशाली है। भारत का तिरंगा झंडा हर जगह फहर रहा था। पूरे देश में खुशी की लहर थी। जय हिंद के नारे से आकाश गूंज उठा था। सब जगह बिजली के अलंकरण, चरखे के चित्र के साथ झंडे, चरखे के मध्य गांधी जी के चित्र की सजावट, जय हिंद शब्द को चमकाने वाले बिजली के बैनर। लेकिन गांधी जी आजादी के इस जश्न में शामिल नहीं हुए। भारत का विभाजन हो चुका था। पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था। गांधी जी ने आजादी के दिन उपवास रखा और प्रार्थना की। वे अंतर्मुखी थे और गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। उन्हें स्वतंत्र भारत की भावी दिशा की चिंता थी।
गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई अंतिम सत्य नहीं है। हर किसी को सत्य की खोज करनी है और उसका अनुसरण करना है। अंग्रेज सैनिक मित्रों के रूप में बाइज्जत विदा हुए। अहिंसा की यही शक्ति है। इन सैनिकों के खिलाफ बंदूकें नहीं उठाई गई थीं। उनके विरोध में गांधी जी का अहिंसक आंदोलन खड़ा हुआ था। गांधी जी राष्ट्रपिता थे। उनके दर्शन के लिए हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। अंत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया। गांधी जी का अनशन सफल हुआ। गांधी जी ने अपना अनशन खत्म किया और हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों ने एक होकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए। गांधी जी दिल्ली के बिड़ला भवन में ठहरे थे। वहां हर दिन शाम को प्रार्थना सभा होती थी। सन 1948 की 20 जनवरी को एक हथगोला फेंका गया जो सौभाग्यवश उन पर नहीं गिरा। फिर भी गांधी जी ने किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे मन में बिना क्रोध के होठों में राम नाम के साथ मरना चाहते थे। सन 1948 की 30 जनवरी शाम 5:05 पर गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़े। रास्ते में एक व्यक्ति उनके करीब आया, मानो वह गांधी जी के चरण स्पर्श करने जा रहा हो। लेकिन तभी अचानक उसने अपनी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। हे राम कहते हुए गांधी जी गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम यात्रा के लिए उनका पार्थिव शरीर एक सैनिक वाहन में रखा गया। 200 सैनिक उसे खींच रहे थे। यह गांधी जी की अंतिम यात्रा थी। 5.5 मील लंबी यात्रा 5 घंटे चली। लोगों का समुद्र उमड़ पड़ा था बापू की अंतिम झलक पाने के लिए। हर कहीं प्रार्थनाएं, हर कहीं विलाप। दिल्ली के राजघाट पर अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। चिता 14 घंटे जली। गीता का वाचन हुआ। 60 साल पहले इसी गीता ने गांधी जी को सत्य और प्रेम का उपदेश दिया था। गांधी जी की अस्थियां एकत्रित की गईं। कलशों में 6 महाद्वीपों तथा भारत के सभी भागों में भेजी गईं। 14 दिनों के बाद अस्थियों का विसर्जन भारत की सभी नदियों तथा इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में संपन्न हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, गांधी जी के बेटे देवदास गांधी और नेहरू अस्थि कलश के वाहन पर शोकमग्न थे। नेहरू जी ने कहा, इस देश को प्रकाश देने वाला वह दीप साधारण दीप नहीं था। वह दीप हमेशा हमें प्रकाश देता रहेगा। वह हजारों साल के बाद भी हमें प्रकाश देता रहेगा। वह सारी दुनिया को संबल देता रहेगा।
गांधी जी के अस्थि कलशों पर हवाई जहाज पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गांधी जी के अस्थि कलश प्रयाग के संगम पर पहुंचे। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ। ओम असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। भारत के जन जन के जीवन में महात्मा गांधी समा गए। उनके विचार अमर हैं और सदैव संसार को सही मार्ग दिखाते रहेंगे।